ज्योग्राफी, क्योंकि अब दरोगा का फॉर्म आने वाला है, बिहार दरोगा, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हेडिंग लगा देंगे सभी लोग। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी को हम समझेंगे कैसे कैसे धीरे धीरे कालांतर में इसका विकास होते गया, कैसे कैसे चीज़ें आई, मानचित्र कैसे बना, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन क्या है, इक्वेटर क्या है, सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे धीरे धीरे क्लास को, और बहुत ही शालीनता से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी आकृति है। उसको हम समझने के लिए छोटे तौर पे किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ग्लोब। ये क्या है, अर्थ का प्रोटोटाइप है। जिस तरह का अर्थ है उस तरह का ही क्या है, ये उसके रूप को मतलब हूबहू प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि जो पृथ्वी की आकृति है उसका नाम क्या दिया गया है, पृथ्वी किस तरह की आकृति है, पृथ्वी का आकृति क्या है। पृथ्वी का जो आकार है उसे हम किस टर्म से जानते हैं। ऐसे तो लगभग आम बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं गोल है, लगभग गोलाकार है, लेकिन एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होंगे ना वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही शब्द मान्य होगा जो एनसीईआरटी में दिया हो, जो आंसर का की हो, लगभग गोला है, लगभग गोलाकार है, यह मोटे तौर पर समझ सकते हैं और वैसे है भी, लेकिन इसके लिए जो स्टैंडर्ड शब्द का प्रयोग हुआ है वो ज़रूरी है। इसके लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है, जिवाइड है। पृथ्वी की आकृति कैसा है, जिवाइड है, जिवाइड है। जिवाइड का हिंदी क्या होता है, लधवक्ष, लधवक्ष गुलाब। इसका मतलब क्या होता है, मतलब 100% गोला नहीं है, क्या है, जिवाइड है, लगभग गोले के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना उसको आप याद रखिएगा, जिवाइड है। आकृति कैसी है, जिवाइड है, लधवक्ष गुलाब है, लगभग गोलाकार है। और पूरे भूगोल को हम, पूरे पृथ्वी को हम किस माध्यम से समझ सकते हैं, तो इसको ग्लोब के माध्यम से समझा जा सकता है। ग्लोब भी क्या है, एक तरह का मानचित्र है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा मानचित्र क्या होता है। मानचित्र जो ग्राफ होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या होता है, किसी भी लाइन को हम आड़े तिरछे खींच देंगे तो उसे मानचित्र नहीं कहा जाएगा। मानचित्र उसे कहा जाता है जिसमें क्या हो, एक स्केल हो। जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट लाइन लिखेंगे, बिना स्केल के, बिना मापनी के कोई भी ग्राफ मानचित्र नहीं कहा जाएगा। आड़े तिरछे लाइन इस तरह से, इस तरह आप खींच देंगे और उसको समझेंगे कि यह मानचित्र है, ग्राफ है, तो वो नहीं होता है। इसमें स्केल का प्रयोग होता है। जैसे इसको मापने के लिए एक स्टैंडर्ड कौन सा स्केल का प्रयोग किया जाता है, मतलब कितने बड़ी आकृति को अब कितने छोटे से लाइन से दर्शा रहे हैं, तो उसका अनुपात लिखा होता है 1:500। इस तरह से लिखा होता है। जिस तरह का छोटा ग्राफ है, बड़ा ग्राफ है, उसके स्केल को दिखाया जाता है। ठीक है, तो बिना मापनी का कोई भी खींचा गया ग्राफ मानचित्र नहीं माना जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मानचित्र में सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा है, कब मानचित्र माना जाएगा। तो मानचित्र तो किसी तरह बना सकते हैं, लेकिन उसके साइड में कॉर्नर में स्केल का होना जरूरी है। स्केल होगा तभी वह क्या होगा, मानचित्र माना जाएगा, मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। तो इसी क्रम में हम चलते हैं कुछ इतिहास की तरफ और अब बताएंगे सबसे पहले मानचित्र कहाँ पाया गया था। सबसे पहले मानचित्र कहाँ पाया गया था, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है,
सबसे पहला मानचित्र कहाँ मिला था? मेसोपोटामिया में। सबसे पहला मानचित्र का जो साक्ष्य मिला है मेसोपोटामिया में। उस समय जो भी बनाए गए थे मानचित्र वो किस चीज़ का था? चिकनी मिट्टी के। कितना ईसा पूर्व? 2500 BC, या लिख देंगे ईसा पूर्व। तो 2500 ईसा पूर्व, 2500 BC में इसके साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ मिला है? तो मेसोपोटामिया में। मतलब वहाँ पर लोगों ने एक माटी के मनके बना करके तैयार किए थे। मानचित्र का सबसे पहला प्रोटोटाइप, सबसे पहला साक्ष्य मेसोपोटामिया से मिला है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मानचित्र में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्केल का होना, तभी उसको मानचित्र मालूम। स्केल कुछ भी हो सकता है, ये नहीं यही होगा, आगे भी हो सकता है, पीछे छोटा स्केल होगा और ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ये होते रहेगा, घटते बढ़ते रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जीवाइड है। अन्य अगर पूछा जाए अन्य जो ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि वगैरह के बारे में, तो वहाँ पर उसके लिए आंसर क्या होगा कि उनकी आकृति लगभग कैसी है? तो वहाँ पर आप आंसर लगा सकते हैं लगभग गोलाकार है। लेकिन हमारे पृथ्वी के लिए एक स्पेशल शब्द का प्रयोग किया जाता है, डेट इज कॉल्ड जीवाइड। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जीवाइड है। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ल्ड के बारे में हमने सीखा। अब सीखेंगे भारत में। भारत में मानचित्र बनाने की जो कला है कब से शुरू हुआ? भारत में मानचित्र पर कार्य कब से शुरू हो गया? चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे तो बताएंगे भारत में किस काल से मानचित्र के साक्ष्य मिलते हैं या मानचित्र पर कार्य करना प्रारंभ किया गया। तो मेसोपोटामिया हो गया विश्व इतिहास से। भारत में, तो भारत में इसके साक्ष्य मिले हैं, इस पर कार्य शुरू हुआ है वैदिक काल से। लिख लेंगे ये क है, वैदिक काल से। भारत में कब मिला है? तो भारत में मानचित्र का जो कार्य था वो शुरू कब हो गया था? वैदिक काल से ही छोटे मोटे मानचित्र आने शुरू हो गए। जो एक्चुअल डाटा है जो हम लोग यूज करते हैं अभी, वो आगे आएगा। तो सबसे पहले इस पर कार्य कौन किए थे? लिखेंगे यथार्थ तथा ब्राह्मणिकी रहस्योद्धाटन ने। लिखेंगे यथार्थ तथा ब्रह्मांडिकी यथार्थ तथा ब्रह्मांडिकी रहस्योद्धाटन ने। यथार्थ तथा ब्रह्मांडिकी रहस्य दाता ने प्रयत्न किए थे। ठीक है, और सबसे पहला जो मतलब मानचित्र बन के आया वर्ल्ड का, वो कौन बनाया था? टॉलमी ने। लिखेंगे टॉलमी ने वर्ल्ड। विश्व मानचित्र कौन बनाया था? टॉलमी ने। आगे लिखेंगे फिर धीरे धीरे वैदिक काल से शुरू हो गया था, लेकिन जो बेहतरीन मानचित्र था वो काफ़ी लेट से है। लिखेंगे पूरे देश के तत्कालीन मानचित्र बनाने का कार्य पूरे भारतवर्ष का, पूरे देश का मतलब अपने देश का, पूरे भारतवर्ष का तत्कालिक मानचित्रों को बनाने का कार्य 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा गया। सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा गया। इंपॉर्टेंट लाइन है। 1767 ईस्वी में मानचित्र बनाने का कार्य किसे सौंपा गया? सर्वे ऑफ इंडिया को, जिसके परिणाम स्वरूप इस संस्था ने, सर्वे ऑफ इंडिया ने 1785 में मानचित्र पहला प्रस्तुत कर दिया बना करके। पहला मानचित्र भारत में कब आ गया? 1785 में मानक मानचित्र तैयार हो गया, बन करके तैयार हो गया।
इसका प्रयोग उस समय के राजा महाराजा किस लिए करते थे? राजस्व के लिए, मतलब सीमा के लिए इत्यादि के लिए धीरे धीरे इसका प्रयोग होने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो मानचित्र बनाने का कार्य किसको सौंपा गया था? सर्वे ऑफ इंडिया को 1767 में उसने बनाकर कब दिया? 1785 को। 1785 को पहला मानचित्र आया। उसको क्या था? मतलब उसको लिखा गया था हिंदुस्तान का मानचित्र, नाम भी पूछ सकता है। तो उस समय इस पर लिखा हुआ था हिंदुस्तान का मानचित्र। ठीक है, आगे लिखेंगे। तो हम मानचित्र देख लिए, इसको समझ लिए। अब हम चलते हैं एक्चुअल मानचित्र की तरफ और बनाते हैं एक पिक्चर सुंदर सा। फिर समझते हैं चीज़ों को धीरे धीरे और बड़ी आसानी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने समझ लिया पृथ्वी किस तरह का है, डिवाइड है। और हमने क्या समझा? मानचित्र सबसे पहला शख्स वर्ल्ड में कहाँ मिला? मेसोपोटामिया। भारत में कौन सी संस्था पहले कार्य की? सर्वे ऑफ इंडिया 1767। रिजल्ट कब दिया? 1785। तो बनाते हैं मानचित्र और उसको हम समझते हैं कि विश्व में भारत का स्थान कहाँ है, भारत कहाँ है, उस चीज़ को हम पकड़ते हैं। तो बनाइए एक सुंदर सा मानचित्र। आप लोग ठीक से बनाएंगे, तो बोर्ड है, ठीक है। बनाएंगे। यहाँ भी थोड़ा बड़ा बना लें, ठीक है। तो इसमें आप पहले डायरेक्शन लिख लेंगे। डायरेक्शन क्या होता है? तो सबसे ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। नीचे क्या होता है? साउथ। इधर क्या होता है? वेस्ट। इधर क्या होता है? ईस्ट। हिंदी में भी लिख लेंगे तो जानते होंगे, नॉर्मल चीज़ है। नॉर्थ है, उत्तरी है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, और इधर क्या है? पश्चिम है। सही बताया आपने। तो इसमें एक देखेंगे, एक रेखा है जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, या बोले तो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। देखेंगे एक रेखा है, एक रेखा है, लिखेंगे वैसी रेखा जो कहाँ से खींची गई है? वेस्ट टू ईस्ट, अर्थात पश्चिम से पूरब की तरफ एक रेखा खींची गई है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अक्षांश। तो हो गया सबसे पहला डिफिनेशन कि अक्षांश क्या है। तो अक्षांश वैसे काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई हो गया। तो ये रेखा जो भी आप देख रहे हैं अभी, वो क्या है? अक्षांश है। इसका इंग्लिश नाम लिख लेंगे, लैटिट्यूड होता है। इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ से मापेंगे? तो इसके बीच में, ठीक बीचों बीच, किसके? इस अक्षांश के, मतलब पृथ्वी एक वृत्त, तो आप जानते हैं वृत्त में व्यास भी होता है। तो इसके ठीक बीचों बीच एक रेखा होती है जो इसके दो भागों में बांटती है। ठीक बीचों बीच एक रेखा होती है जो इसको दो भागों में बांटती है। ये सभी रेखा को आप पृथ्वी पर खोजेंगे कहीं भी तो मिलेगा नहीं। ये कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा। ये नहीं कि पृथ्वी द्वारा, प्रकृति द्वारा बनाया गया, नहीं, हमने माना है ऐसा और पूरा दुनिया मानती है इसको, और फिर ये इस पर कार्य होता है। पृथ्वी पर किसी कहीं पर खोजेंगे हम कि ऐसी कोई रेखा मिले हमें, तो ऐसी रेखा कहीं मिलेगी नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। तो ये जो लाइन अभी रेड से हमने बनाया वो क्या है?
तो वो भी एक अक्षांश है। इस अक्षांश की खासियत है कि बीचों बीच है। बाकी अक्षांश की क्या खासियत है कि जो इसके अपर है या डाउन है, मतलब जो दम बीचों बीच में होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इक्वेटर। क्यों, कहाँ है, इसके ऊपर भी इक्वल है नीचे भी इक्वल है, तो इसका नाम पड़ गया इक्वेटर। इक्वेटर नाम पड़ गया, ठीक है। इक्वेटर का दूसरा नाम बताएंगे इक्वेटर लाइन, और इसको किस किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा। देखिए कोई भी नाम पड़ता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। इक्वेटर वह लाइन जो इक्वल पार्ट में बांटता हो पृथ्वी को, इक्वल और बांटने वाला तो इक्वेटर। हिंदी में आएंगे तो भूमध्य, भूमि के मध्य में खींची गई रेखा, अर्थात पूरे पृथ्वी को एक भूमि माना जाए तो ठीक इसके बीचों बीच खींची गई रेखा डेट इज कॉल्ड भूमध्य रेखा, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, सब लैंग्वेज कहीं खेले, विषुवत रेखा। तो इसके कितने नाम हो गए दोस्तों, 3 नाम आपको मिल गए, एक तो इंग्लिश में, 2 हिंदी में। इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इक्वेटर क्या है, तो इक्वेटर भी एक अक्षांश है, ठीक है। इक्वेटर क्या है, वह भी एक अक्षांश है। इसकी क्या खासियत है, तो ये दोनों को बीचों बीच बांटता है। यहाँ से ही हम दूरी को ऊपर जाएंगे तो कहेंगे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नीचे आएंगे तो हम कहेंगे साउथ की तरफ जा रहे हैं। आगे समझ में। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं इनकी संख्या कितनी होगी, कितने होंगे ये लाइन, तो लिखेंगे, इधर वेस्ट कर देते हैं, लिखेंगे सभी दूरियां, अक्षांश की दूरियां, जो अक्षांश को हम मापेंगे उसको कहाँ से मापेंगे, इक्वेटर से। अक्षांश की कोई भी दूरी मापना होगा, अक्षांश के बारे में बात करेंगे तो उसका जो बेस लाइन है वो क्या है, इक्वेटर है। और ये कितने डिग्री पर खींचा गया है, तो 1 अंश या 1 डिग्री पर खींचा जाता है। अर्थात क्या समझें कि अगर हमें एक लाइन खींचना हो तो उसके लिए 1 डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पहले ही खींच दिए चीज़ों को, लेकिन आप समझ के खींचेंगे, एक बार समझ लीजिए फिर खींच लीजिएगा। देखिए जैसे हमें एक अक्षांश ऊपर जाना है, ये रेड ही बना लीजिए, हमें 1 डिग्री ऊपर जाना है तो इस साइड में आप 1 डिग्री का कोण बनाएंगे, स्केल रखेंगे, 1 डिग्री का कोण बना लेंगे चांद से, और फिर स्केल रखेंगे और इस साइड में भी 1 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो एक यहाँ लाइन मिलेगा और एक यहाँ लाइन मिलेगा, इन दोनों लाइन को मिला देंगे तो आप कहाँ पहुँच गए, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पहुँच गए। फिर हमें 2 डिग्री जाना है तो फिर इसके ऊपर एक बनाएंगे 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, मतलब ऐसे कर कर इस तरह से लाइनें बनती जाती हैं। पूरे आप आ जाएंगे पोल पे, तो पोल पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का, 1-1 डिग्री पर है। तो ऊपर कितना डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। जब 1-1 डिग्री पर 1-1 लाइन खींची गई है तो बताएंगे ऊपर की ओर नॉर्थ में कुल लाइनों की संख्या कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि जो अंतिम लाइन है वो तो एक पॉइंट है, जो ध्रुव की लाइन है वह क्या है, पॉइंट है, अर्थात उसको वहीं छोड़ दिया गया है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 89। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज़ों को, अलग अलग किताबों में इसको उलझाया हुआ है। ऊपर लिख देता है 90 और नीचे लिख देता है 90, आंसर 180 देता है, जो कि गलत है। एनसीईआरटी ने इसका आंसर यही माना है सही, ठीक है। नॉर्थ में अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 89। एक क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना वहाँ पे पॉइंट आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है।
तो कुल कहाँ तक जाएगा? 89 तक। एक वहाँ पर अक्षांश नहीं खींचा गया है। क्यों नहीं खींचा गया है? कि वहाँ पर पृथ्वी पॉइंट हो गई, एकदम पॉइंटेड हो गई, तो इस तरह से नहीं खींचा गया। क्यों? आगे समझ में, तो यही नीचे भी होगा 1 डिग्री 2 डिग्री, और कहाँ तक आएगा? 89 तक, क्योंकि यहाँ भी आकर क्या हो जाएगा? पॉइंट। तो 89 ऊपर, 89 नीचे, और ये शुरू कहाँ से हुआ? 1 से। ये शुरू कहाँ हुआ? 1 से, और जो बीच वाला लाइन है इसको 0 डिग्री कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो गया? 89 नॉर्थ में, 89 साउथ में, और एक हो गया क्या? इक्वेटर। तो टोटल कितना हो गया? इसको जोड़ लेंगे 179। ये एनसीईआरटी का क्लास 11 का बुक आप देख लेंगे, उसमें डाटा कितना दिया हुआ है। बाकी आप तमाम किताबें पढ़ते हैं, वहाँ पर 180 181 देता है, लेकिन आंसर वही सही होगा जो एनसीईआरटी में दिया गया हो। ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो विषुवत रेखा पर है, क्योंकि विषुवत रेखा पर बताएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी अधिक कहाँ होगी? ध्रुव पर या विषुवत रेखा पर? और जल्दी से इसका कमेंट देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और बहुत बार रेलवे ने इस पर बच्चों को फेल किया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पुछ कर बच्चे मतलब इस तरह से सोचेंगे कि विषुवत रेखा है तो फूला होगा, तो वहाँ पर अधिक दूरी होगा, लंबाई होगा, जब ये क्वेश्चन आपका सोचना गलत है। इसका आंसर क्या होगा देखेंगे, समझेंगे। जब हमने यहाँ पर एक एक डिग्री पर अक्षांश खींचते गए, तो लास्ट में 89 डिग्री पर आए, तो यहाँ पर मतलब इस तरह का स्पेस बन गया। क्योंकि क्या है, पृथ्वी ऊपर से थोड़ी सी धंसी हुई है, चिपटी है ऊपरी साइड में, ध्रुव वाले साइड में, तो यहाँ पर कुछ एरिया इस साइड का हो गया। उसको हम दो अगर यहाँ पर करेंगे तो और संकीर्ण हो जाएंगी, इसीलिए उसको वैसा ही छोड़ दिया। जैसे हम किसी चीज़ को काटते हैं और लास्ट में जितना बचता है, एक ऐसा समय आता है कि वो दो पार्टों में नहीं टूट पाता है। दो तोड़ देंगे तो कमजोरी हो जाएगा, मतलब पतला पतला हो जाएगा। एक छोड़ देंगे तो थोड़ा सा अधिक मोटा लगता है। वही यहाँ पर हो चुका है ध्रुवों पर। तो लिखेंगे ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर लिखेंगे। विषुवत रेखा पर कितना होता है इसकी लंबाई? तो इक्वेटर पर लिखेंगे। इक्वेटर पर कोई बताएगा? लिखेंगे विषुवत रेखा पर 110.6 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 110.6 किलोमीटर, जबकि अब जान पाएंगे कि ध्रुवों पर 111.7, लगभग 111.7 किलोमीटर होता है। इस चीज़ को नोट आउट कर ले, यहाँ पर तुक्काबाजी बिल्कुल फेल हो जाती है। और अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं यहीं पर स्लिप करते हैं, जो माइंड से सोच कर आंसर मारते हैं एग्जाम में कि ध्रुव पर फैला होगा तो अधिक होगा। नहीं, जो एनसीईआरटी का डाटा है आप उसको याद करें, दूसरा किताब फॉलो करेंगे तो सरकार उस आंसर को नहीं मानेगी। सरकार उसी आंसर को मानेगी जो एनसीईआरटी में दिया हो। तो इक्वेटर पर कितना है? 110.6 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर कितना है? तो 111.7 किलोमीटर। कुल अक्षांश कितने बनाए गए हैं? तो 89 नॉर्थ साइड में, 89 साउथ साइड में, टोटल 89 + 1 इक्वेटर है। ये भी तो अक्षांश ही नहीं आएगा, हमने तो पहले ही बताया था कि इक्वेटर भी क्या है, एक तरह का अक्षांश है। टोटल कितना हो गया? 179। ये सब लाइन क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जिवाइड, सब हमने जाना और हमने अक्षांश को जाना। अब हम समझेंगे देशांतर को, तो हेडिंग लगाएंगे देशांतर। इसको साफ कर लेते हैं थोड़े से साइड वाले को, और फिर हम जानते हैं देशांतर के बारे में।